राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर के चलते हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में यहां 24 घंटे में कोरोना के 27,047 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 375 मरीजों की मौत की भी खबर है। इसके बाद कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 16,147 तक पहुंच गया है। इसके अलावा दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 99,361 हो गई है। दिल्ली में इस समय होम आइसोलेशन में कोरोना के 51,616 मरीज हैं। यहां कोरोना की संक्रमण दर 32.69% हो गई है। वहीं सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 8.64% हो गई है। ऐसे में अगर हॉट स्पॉट की बात करें तो दिल्ली में यह आंकड़ा 37,000 के पार हो गया है। वहीं 37,223 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली में रिकवरी दर 89.94% पहुंच गई है। राजधानी में कुल केस की बात करें तो यह आंकड़ा 11,49,333 तक पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटे में 25,288 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद यह आंकड़ा 10,33,825 पर पहुंच गया। कोरोना टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 24 घंटे में 82,745 टेस्ट किए गए, जिसके बाद राजधानी में टेस्ट का आंकड़ा 1,71,51,785 तक पहुंच गया है। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने मांग की है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। दिल्ली के मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल ने ये मांग कोरोना के कारण दिल्ली में पैदा हुई मौजूदा परिस्थितियों को लेकर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील की है कि दिल्ली में फैल रही अव्यवस्था को देखते हुए अब यहां राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। विधायक की शिकायत है कि दिल्ली में मरीजों को ना दवा मिल पा रही है और ना ही अस्पताल में ऑक्सीजन। ऐसे में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक्चुअली दिल्ली का जो क्राइसिस है वो बहुत बढ़ गया है और दिल्ली में जो डेथ हैं उसका जो मौतें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अपना मेडिसिन्स नहीं मिल पा रही हैं और तरह-तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। तो इस करके केंद्र सरकार कहती है कि हमने इनको इतना ऑक्सीजन दे दिया है और दिल्ली को मिल नहीं पा रही है और दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट के बीच में एक टसल पैदा हो गया है। तो जिसमें जो दिल्ली की जनता है उसको दिक्कत पैदा हो रही है और दिल्ली की जनता मारे जा रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में जो दिल्ली में जो है अपना तो राष्ट्रपति शासन अपना लगे और उसमें जो है वो अपनी निगरानी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो जितनी पावर्स हैं वो फिलहाल 3 महीने के लिए दे दी जाए और वो 3 महीने में सेंटर का फिर हमारा कोई रोल नहीं रहेगा और सेंटर का और सीधा जो स्टेट के अंदर जो उपराज्यपाल या राज्यपाल होता है, आपको जैसे कि पता ही है, वो सेंटर का ही अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इस करके अगरचे आप उसको दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो एक दूसरे में ब्लेम गेम अपना नहीं होगा और सेंटर फिर उसको ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हम लोग कि सेंटर को हमने दे दिया है और उसकी हम मदद ले रहे हैं। हम मदद ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से ले रहे हैं, पूरा इंडिया ले रहा है हेल्प एरिया। तो हमको लेने में कोई वो नहीं, कोई हमारी ईगो क्लैश, वो अपना ईगो का कोई सवाल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली की जनता को बचाना है, हर हालत में बचाना है। राजस्थान में कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब यदि कोई दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी जरूरी काम के सड़क पर पाया जाता है तो उसका कोरोना टेस्ट मौके पर ही कराया जाएगा। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। 3 मई से 17 मई तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। राजस्थान में जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। मेडिकल, नर्सिंग महाविद्यालयों में पढ़ाई जारी रहेगी। ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग जारी रहेगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किए जा सकेंगे। इसके लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है। केवल 31 लोगों के साथ 3 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि विवाह समारोह में शामिल 31 लोगों की संख्या में बैंड बाजे वालों को शामिल नहीं किया गया है।
वहीं टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों को अनुमति रहेगी। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से केवल मेडिकल इमरजेंसी से ही यात्रा की जा सकेगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। प्रोसेस फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक रहेगी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में 10% से अधिक संक्रमण दर या 60% से अधिक ऑक्सीजन आईसीयू बेड का उपयोग हो रहा है, उन क्षेत्रों में 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। इसके तहत राज्य सरकार ने 3 मई से 17 मई तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान कोई दुकानदार नो वर्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी दुकान को सीज कर दिया जाएगा। और जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो तैयारी हमने सब कर रखी है, आप निश्चित है सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। और संख्या बढ़ेगी तो आप सोच सकते हो कि सरकार चाहते हुए कुछ नहीं कर पाएगी। इलाज तो हम करेंगे, संख्या रोकने का काम पब्लिक का है, क्योंकि 7 करोड़ जनता है। 7 करोड़ लोगों तक ना कोई मंत्री पहुंच सकते ना हम पहुंच सकते। वो खुद तय करेंगे कि हमें रास्ता को बचाना है, खुद को बचाना है, परिवार को बचाना है और लोगों को बचाना, प्रदेशवासियों को। तो मैं कहना चाहूंगा आपको 2 टूक कि आपके पास इलाज है, किसी के पास इलाज नहीं है। वो इलाज आपके पास में है और सरकारी इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे। चाहे पूरा बजट में झोंक दो इसके अंदर तो मुझे मंजूर होगा, परंतु सरकार के कामों से या व्यवस्था से कोई आदमी मरे ये मुझे सहन नहीं होगा। ये मैं कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए खास स्कीम की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना में जनता को फ्री में इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा और इसका लाभ सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी मिल रहा है। यह प्राइवेट मेडिक्लेम पॉलिसी की तरह है जिसमें आपको एक बार प्रीमियम देना होता है और आप कहीं भी फ्री में इलाज करवा सकते हैं। ऐसा ही इस पॉलिसी में है जिसमें आप एक प्रीमियम देकर मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ऐसे में जानते हैं इस योजना में क्या क्या फायदे हैं और आप भी किस तरह इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि इसका फायदा कब से मिलना शुरू होगा और पॉलिसी के नियम क्या हैं। राजस्थान सरकार की इस योजना में 3500 करोड़ का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना में राज्य के नागरिक सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में फ्री में इलाज करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक पॉलिसी की तरह इसमें रजिस्टर्ड करना होगा और एक प्रीमियम देना होगा। इस योजना में राज्य के 765 सरकारी और 330 से अधिक निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में भर्ती के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का मेडिकल खर्चा भी शामिल किया गया है। अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थी फ्री इलाज का फायदा ले सकेंगे। इस योजना में हार्ट, कैंसर, किडनी, डायलिसिस और कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1576 प्रकार के पैकेज उपलब्ध होंगे। यानी आप इन बीमारियों का 5 लाख तक का इलाज करवा सकेंगे। जिन लोगों ने 30 अप्रैल 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनको योजना का लाभ 1 मई 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं 31 मई 2021 तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले परिवारों को रजिस्ट्रेशन की दिनांक से फायदा मिलेगा और इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 अगस्त 2021 से लाभ मिल पाएगा। अभी इसके लिए अप्लाई करने की तारीख को भी 31 मई तक कर दिया गया है। आप ई मित्र पर जाकर फ्री में पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना में खास बात यह है कि इसमें परिवार का आकार और आयु की सीमा नहीं है। सरकारी कार्मिकों को इस योजना की आवश्यकता नहीं क्योंकि केंद्र सरकार की CGHS की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा RGHS लागू की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पहले की तरह लाभ मिलता रहेगा। सभी परिवार 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का
लाभ ले सकते हैं। वहीं इसमें भामाशाह आदि का फायदा ले रहे लोगों को प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 30 अप्रैल को प्रदेश में 17,155 मामले सामने आए। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पत्नी पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ ही अब श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, उनकी पत्नी गीता जूली व उनकी बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को उन्हें कोरोना होने की पुष्टि हुई। अब श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली भी डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में रहकर ही कार्य करेंगे। कोरोना संक्रमण की चपेट में अब सब आने लगे हैं। मुख्यमंत्री के बाद कई मंत्री, विधायक, उनके परिवार के लोग भी संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए और उपचाराधीन मामलों की संख्या अब 32 लाख के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के 4,01,993 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,91,64,969 हो गई है तथा 3523 और लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 2,11,853 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपचाराधीन लोगों की संख्या बढ़कर 32,68,710 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 17.6% है तथा मरीजों के ठीक होने की दर और गिरकर 81.84% रह गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के बाद ठीक हुए लोगों की संख्या 1,56,84,406 हो गई है और मृत्यु दर 1.11% है। देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या पिछले साल 7 अगस्त को 20 लाख को पार कर गई थी। वहीं कोविड-19 मरीजों की संख्या 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी। इसके बाद 28 सितंबर को कोविड-19 के मामले 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख, 19 दिसंबर को 1 करोड़ और 19 अप्रैल को कोविड-19 के मामले 1.5 करोड़ से अधिक हो गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक 30 अप्रैल तक 28 करोड़ 83,37,385 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 19,45,299 नमूनों की शुक्रवार को जांच की गई थी। अलवर जिले के अंतर्राज्यीय बॉर्डर सील होने के कारण जहां वाहन चालकों को रोका जा रहा है, जिन वाहन चालकों ने 72 घंटे की RT-PCR की ताजा रिपोर्ट नेगेटिव नहीं दिखाई है, ऐसे वाहन चालकों को वापस लौटाया जा रहा है। राजस्थान हरियाणा सीमा नौगामा बॉर्डर सील होने पर बाहर से आने वाले वाहनों में बैठे यात्रियों के बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के मौके पर चालान काटे जा रहे हैं और जिन लोगों के पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उन्हें राजस्थान सीमा से वापस लौटाया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात ASI हरि सिंह ने बताया कि जो लोग RT-PCR रिपोर्ट नहीं दिखा रहे उन्हें वापस लौटा दिया गया है और जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे उनके चालान काटे गए हैं। मैं हरि सिंह ASI थाना नौगावा नाका आबकारी चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर हूँ। आज सुबह 8 AM से और शाम को 8 PM तक मेरी ड्यूटी है। इस पर जो भी बाहर के स्टेटों से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उनके बिना RT-PCR की रिपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा, उनको वापस लौटाया जा रहा। सोशल डिस्टेंस और यहाँ पर जो भी मामा वगैरह खा के आते हैं, थूकते हैं, तो मैं उनकी रसीदें काट रहा हूँ, उनकी जुर्माने की रसीदें। कोविड-19 के तहत नियम के तहत जो भी हमारे को नियम के तहत वो दे रखा है, उसके तहत बिना मास्क वालों की तो मास्क नहीं लगा रहे, उनकी सार्वजनिक स्थान पर यहाँ थूकते हैं, आते ही गाड़ी में से उतरते हैं उनकी, और जिनमें गाड़ियों में डिस्टेंस नहीं है उनकी मैं रसीदें काट रहा हूँ। भिवाड़ी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ 2 दिन के लिए भिवाड़ी दौरे पर हैं। ADG ने भिवाड़ी में कोरोना काल में बनाई गई कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने नाकों पर पहुंचकर जायजा भी लिया। साथ ही एडीजे जॉर्ज जोसेफ ने भिवाड़ी में स्थित आईनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस को सख्ती बरतने के आदेश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत भिवाड़ी में दौरा किया गया है। साथ ही आईनॉक्स से जाने वाली गैस के लिए बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर का भी निरीक्षण करना था। उन्होंने बताया कि भिवाड़ी में कुछ लोग इंडस्ट्री खुली होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का यहां आना जाना लगा रहता है। श्रमिकों के साथ वो लोग भी सड़कों पर हैं जिन्हें कोई काम नहीं है। इस पर पुलिस ने उन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है और बीते 24 घंटों में पुलिस ने कई दोपहिया वाहनों सहित सवारी टेम्पो को भी जब्त किया। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर अभी आगे और सख्ती बढ़ाई जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें और पुलिस का सहयोग करें। रोकने के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस राज्य सरकार ने लागू किया है उसका ग्राउंड में कितना पालना हो रहा है उसका समीक्षा करने के लिए और जो 24 घंटे इस काम में लगे हुए हमारे जो ऑफिसर्स और जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए हम आया है। ये बहुत विशेषतर भिवाड़ी में इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, ऑक्सीजन टैंकर्स का एस्कॉर्ट करना पड़ता है। इसके साथ साथ बाकी जो नॉर्मल जो रेस्ट्रिक्शंस है उसका भी पालना करना पड़ता है। इनके काफ़ी ड्यूटियां बढ़ गई लेकिन मेहनत से काम कर रहा है। लेकिन ये जब हम सफल हो जाएंगे जब ये पब्लिक भी स्वयं ये समझ के कि ये जो हम कर रहा है वो उनके लिए कर रहा है, उनके भलाई के लिए हो रहा है, ये खुद अगर समझता है जो फालतू में बिना काम जो बाहर निकलते घरों का वो टेंडेंसी अपने आप रुकना चाहिए। हर जगह पे, हर पॉइंट पे, हर चौराहे पे पुलिस हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता है, तो जनता भी इस तरह अपना स्वयं इसका पालना करने के लिए तैयार होना चाहिए, तब ये पूरा कामयाब। सर, भिवाड़ी के हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन को लेके भी आपने भ्रमण किया है, ऑक्सीजन प्लांट पे आप गए हैं, तो लोकल जो हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमियाँ चल रही हैं, क्या वो भी आपके संज्ञान में आए इस तरीके का? नहीं, हम तो ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह इनमें इसलिए गए कि पुलिस का तरफ से जो व्यवस्था है ऑक्सीजन का मूवमेंट के लिए ग्रीन कॉरिडोर देना है, उनको पूरा एस्कॉर्ट देना है, उनका टर्न अराउंड जो है वो स्मूथली चलाना है, जो पुलिस के लिए जो जिम्मेदारी दिया है वो उसके पूर्ण रूप से पालना हो रहा है क्या ये चेक करने। कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को गिरफ्तारी के बाद उसे सुरक्षा के मद्देनजर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया था। पपला गुर्जर के पिता ने बहरोड में मीडिया से बात करते हुए बताया कि पपला की जान को खतरा है। पिता ने पपला को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है। पपला के पिता मनोहर लाल ने बताया कि उनकी पपला गुर्जर से 28 अप्रैल को बात हुई थी। तब पपला गुर्जर ने बताया कि उसे बहरोड विधायक बलजीत यादव, गैंगस्टर चिंकू सुरेंद्र जाट, निवासी ढोर मोहनपुर, संजय चौहान, अजमेर के जेलर, हरियाणा पुलिस के जवान एसआई प्रदीप से जेल में जान से मारने का खतरा बना हुआ है। पपला ने अपने पिता से गुहार लगाई कि उसे इस जेल से कहीं और शिफ्ट करवा दें। पपला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे खाने में जहर देकर मारा जा सकता है। इसी डर से उसने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया। यह बात पपला गुर्जर ने अपने पिता मनोहर लाल गुर्जर को 28 तारीख को फोन पर हुई बात में बताया। पपला गुर्जर के पिता मनोहर लाल गुर्जर ने शुक्रवार को बहरोड में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को यह पूरी जानकारी दी। मनोहर लाल गुर्जर ने बताया कि पपला का फोन आया था जिसमें उसने बताया कि बहरोड विधायक बलजीत यादव, गैंगस्टर चीकू सुरेंद्र जाट, निवासी ढोर मोहनपुर, अजमेर के जेलर संजय चौहान, हरियाणा पुलिस के जवान एसआई प्रदीप, ये सब उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। पिता ने पपला के साथ हुई बात का ऑडियो भी जारी किया। मुझे ये कहना है जी, मेरे बेटे का फोन आया पपला का, बोले पापा मेरे को यहाँ जान का खतरा है और 4 आदमी मेरी जान के पीछे पड़े हैं। एक तो बहरोड का विधायक बलजीत यादव, एक गैंगस्टर है चिक्का सुरेंद्र, डोर मोहनपुर का जाट, और ये हरियाणा पुलिस का जवान है एसआई प्रदीप, वो उसका नाम है प्रदीप नाम है उसका, और एक है संजय चौहान वहाँ का जेलर है अजमेर का। ये चारों आदमी मिलके ये इनको इशारा करते, चिक्का बलजीत यादव और ये हरियाणा पुलिस का जवान प्रदीप, ये उनको इशारा करते वहाँ के जेलर को, वो जेलर उसको ऐसा करते। वो बोले पापा मेरे 3 दिन हो गए खाना खाए, मैं डर डर के खाना खा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे खाने में कोई जहर मिला देंगे। तो मैं मीडिया से और सबसे
ये हाथ जोड़ के ये चाहता हूँ भी जो उसने सजा गुनाह किया उसको सजा दो, मगर उसकी जान को बख्श दो। ये लोग उसकी जान के पीछे इनको समझाया जाए। और उसने कहा मेरी कहीं भी बदली हो जाओ, यहाँ से मेरे को निकालो, नहीं तो यहाँ मेरे को मार देंगे। ये कब बात हुई आपकी? तो ये मेरी बात हुई परसों। हाँ, हाँ जी, परसों बात हुई। आज कितनी तारीख होगी? 23 तारीख। 28 तारीख को बात हुई है 1 बजे। क्या करने, क्यों मारना चाह रहे हैं फिर ये उसको? अब ये तो यही बताएंगे, और वो पपला ही बताएगा भाई मैंने को कैसे कैसे परेशान कर रहे हैं, मगर ये उसको मारना चाह रहे हैं। ये उसकी आवाज़ मेरे पास में रिकॉर्ड है, आप आवाज़ सुन लो। और पहले भी उसने 1-2 दफ़ा बताया, बोला पापा मेरे को यहाँ परेशान कर रहे हैं, मगर अब परसों तो उसने हद ही कर दी। बोला मेरे को यहाँ मेरी जान को खतरा है और मेरे को बदली करवाओ। हेलो पापा कह रही भाई, अब वो कोर्ट तो 1 तारीख तक बंद है, कोई मतलब वो लगाई कोई ना गाड़ी की ना पैसा की लगाई। अब तुम फोन क्यों नहीं करा? तो बीच में आज काल फोन को आयो। पापा मेरी एसटीडी को हफ्ता में 2 बार शुरू करी है, अभी अब शुरू करी है। एक बुधवार से फोन करने दी, एक शनिवार ने लोग तेरी एसटीडी बंद है। अब तो दोबारा फोन कब कराओ? शनिवार ने। अच्छा, एक वो कुछ लेके सही कोई ढाने बालो ठोको को जानकार करो। ओको पापा कोई की बात बताओ ना, वो घर बरोबर मेरी बात करो, आओ जो मगवाई मन तो को बरोबर आओ तो बात करो कोई। पापा आओ तो बात करवा। तो पापा मेरी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दे। भाई तेरी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाऊंगा, तेरी कोई सी भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने की गुंजाइश को नहीं। बात ये है, वैसे तो नहीं यहाँ लान का लान का वो लान का बना रहे हैं। देखा भी मैं सुना था प्रोग्राम बना रही है पुलिस, तो पर वो पुलिस अपना हिसाब से लगाओगे। वो एक एप्लीकेशन लगाने को हिसाब किताब को नहीं भी, तो ऐसा में गुंजाइश को नहीं आती। मम्मी बात करूँ तो 1 मिनट कर लेना तू। पापा सुन। हाँ, उस महिपाल छूटो, महिपाल ना कौन छूटो। हाँ तो पापा छत्तीसगढ़ भेजते क्या ना, उससे मंगवा लियो। और पापा मेरी एप्लीकेशन लगा, मैं पागल हो जाऊंगा पापा। तो एप्लीकेशन मतलब कैसा लगा? तेरी मम्मी से हवा पर बात करके फिर जब मन दे दिया, मानने को नहीं बात कौन करना, पहले मैंने खुशूँ। हाँ, एक तो का दिया कर नंबर लेने वालों कैसे उसी में मेरे पे बात कर रही हो। पापा मैं एक नंबर पे बात कर सकूँ, तेरे और क्या नंबर बात नहीं कर सकूँ। मेरी बात सुन पापा। हाँ बोल। पापा मेरी कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा दे तेरे बदले की। भाई कोर्ट में अब कैसे लगवा? अब ये लोग सब में तो वो बता रखे पीए वो बताओ पकौड़ो को सब में। अरे पापा पीए में तो इसलिए अकेले नहीं मैं मर जाऊँ। पापा मेरे खाने में कोई कुछ मिला दे तो क्या करा तू बता। पापा मैंने पूरा आपका मत्थे करने खातर मजबूर कर रहा है, कोई इतनी पूरी तरीके अकेले में कर रहा है। 24 घंटे में 2 घंटे खोलना मैंने खाली सिर्फ। तो फिर बता कैसे लगवा? या मतलब तेरा कोर्ट बंद है। अब भी मैं आज अब बात करी अल्लाह को नाम लिखवाओ। पापा वो ये पेरेंट को बताया कि बलजीत, एक तो यो और एक जेल सुप्रीडेंट का जो संजय चौहान, हाँ, एक वो और एक प्रदीप ऐसाई, हाँ, ये 3 को नाम और चौथे झगड़ा को नाम है कि बाप को नाम है कि जाति को नाम। हाँ पापा चाहे थे कामयाब हो गया, पूरा की सुप्रीडेंट से नहीं किया तो पास हो गया, कुछ होगा और बहुत गलत तरीके से कर हमने। तो 2-3 दिन से खाना की खा रहा हूँ। खाना खाने को मन नहीं कर पापा, 2-3 दिन हो गए ना मैं और कैसे बात कर रहा हूँ ना कैसे चीट कर रहा हूँ। तो फिर मतलब वो प्रदीप ऐसाई कौन है? प्रदीप खाली तरह लिखो हरियाणा पुलिस को प्रदीप ऐसाई है और एक जेल सुप्रीडेंट संजय चौहान और एक विधायक बैरड को, ये 3 को लगड़ा को नाम लिखो। चिप्पू को हाँ नुकी में लड़का की हत्या करने की शादी रचना है तो जेल में मेरे लड़का की हत्या उसके आदमी में सिक्योरिटी में भी थाना में घेर देगी उसके कहते हो उसके ये एप्लीकेशन लगवा बेरोड से मेरे विधायक केले उसके ने और फिर हाई कोर्ट लगवा बेरोड का विधायक किसने लोग इनकी कुछ मतलब इनकी तो केंद्रीय मानव आयोग एक संस्था है उसमें ला गई। हाँ और आज के बाद शायद मैं एसटीडी में लेके नहीं आऊंगा। मेरी एसटीडी शुरू करो पापा ने कह के एसटीडी तो तेरी शुरू करवाएगी। पापा नहीं आऊंगा आज के बाद शायद देखे मैंने एसटीडी तो भी अब दोबारा फिर बात करता हूँ उनसे और फिर मैंने ऐसे पैसा के लिए वो बगाने के लिए 36 घंटे में 36 करवा दे वो। अच्छा
पैसा गाड़ी में बात मार देंगे बाबा, पागल हो जाऊंगा रे। अच्छा, तो वो तो सतीश तो वो तो बड़ी हो गया आदमी का नाम लेके बाबा, वकील के नाम आज फोन करते हैं, एप्लीकेशन लगा। ठीक है, एक तो ये चिक्कू और वो प्रदीप और एक वो बैरोड का विधायक, जो फिलहाल विधायक है, इसका क्या नाम है? हाँ, और वो संजय चौहान जेल सुप्रिंटेंडेंट, ये चारों मिलकर लड़का कहता है कि सर ये नजर आना चाहते हैं, जेल में भी कहता है उसके पापा संजय चौहान है। हाँ ठीक है, संजय चौहान बाबा बहुत गलत तरीके से 24 घंटा में कुल 2 घंटे खोल रहे हैं, पागल हो जाऊंगा बाबा, कुछ और रुको तो। वहीं पपला गुर्जर के वकील गोविंद सिंह रावत ने पत्रकारों को बताया कि पपला गुर्जर से बात करने के बाद हमने राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है और सरकार एवं मानव अधिकार आयोग से मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर पपला ने जो बात कही है उसकी जांच कराएं। पपला से उसके पिताजी की बात होने के बाद हमने राज्य मानव अधिकार आयोग राजस्थान को पत्र लिखा है और सरकार से और मानव अधिकार आयोग दोनों से हमारा ये निवेदन है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई जाए और ये जो भी मतलब उसको जिस हिसाब से उसने अपने पिताजी को कहा है कि मेरे प्रति ये आशंकाएं हैं, जांच कमेटी बिठाकर इसकी जांच की जाए और सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी जांच कमेटी के माध्यम से देश की किसी भी जेल में इसे सुरक्षा दृष्टि से स्थानांतरित करे और इसकी जान को बचाए।